और सीधा रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे कर्नाटक में जाकर होती है, और यही मेरी फीलिंग है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है, और आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है। और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पॉलिटिक्स चलती थी, राजनीति चलती थी। आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष, और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले, दलित दलित रहे, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहें, और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है, और ये आपको पूरे देश में दिखेगी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। मणिपुर देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, मगर आज तक 1.5 साल हो गया, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई। तो ये लड़ाई चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चला। नहीं, मैं अकेला नहीं चला था। लाखों लोग हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे। महाराष्ट्र में, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर प्रदेश के लोग चले थे, और एक लक्ष्य था जो एक लाइन में हमने कह दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की राजनीति चाहिए, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। हम भाईचारा देखना चाहते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं। यह फर्क है। आप देखिए, देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं, और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं। और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों, अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें, समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। और चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी के लोग
हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है, अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना कि ये पता लगाना है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात हैं। बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं नहीं, हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की, और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं और ये हम काम करवा के दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया और जब मैं वहां था, मैं सोच रहा था कि कदम जी ने 60 साल आपके साथ काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ, मोहब्बत के साथ उन्होंने काम किया, ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। 60 साल में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। यह सच्चाई है। माफी जो ही वही मांगता है जो गलत काम करता है। जिसने गलती ही नहीं की उसको माफी किस चीज की मांगनी है? यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी
इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है, शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, यह मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को यह भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हो। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अदानी और अंबानी जी को मिलते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। पार्लियामेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है, मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर अंबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूं। तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए। हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोटबंदी से, गलत जीएसटी से आपने खत्म कर दिया। अरबपतियों का रास्ता खोलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए, नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए। और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा
रोजगार चाहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है, उसे रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी, जो छोटी कंपनी थी, मिडिल साइज कंपनी थी, वो सब बंद हो गई, खत्म हो गई। भाई और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले दे सकते हैं, रोजगार मीडियम साइज बिजनेस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं। आज हिंदुस्तान में नया मॉडल है, चाइना का माल आता है, वही 10-12